आपका एक और नियम है, उसके बाद आपकी 3 थ्योरम है। एक नियम बच रहा है आपका, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी 3 थ्योरम है, उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 3 थ्योरम है जो आपके लगातार पेपर में आती है, हमेशा ही समझ लो, बहुत ज़्यादा बार आ रही है। ठीक है, तो उनमें से कोई ना कोई एक तो आती है, तो उनको अपन देखेंगे एक बार। 3 सदिशों का अदिश गुणनफल, 3 सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, आर बराबर क्या हो गया, ए बी सी हो गया आपका। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी आपका क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप पहले की क्लास में अध्ययन कर चुके हो कि आपका ए बी सी, देखो अदिश गुणनफल चल रहा है इनका, तीनों सदिश हैं, तीनों सदिश है, लेकिन जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, आपका सदिश आ रहा है, सदिश राशि आ रही है। ये एक सदिश आर आ रहा है ना, तो आर आपकी कैसी सदिश राशि है। ठीक है, 2 का तो हम कर ही चुके हैं, है ना। तो और जो जो ए बी सी होता है ना, कि आपके किसके, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपका ए और बाकी के दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो डॉट है, ये तो डॉट है इन दोनों के साथ, तो ये राशि इसके बराबर होती है। ये राशि, 3 राशियों का जो सदिशों का गुणनफल है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, तो हम उसका यूज़ करते हुए मैं ए बी सी की जगह यही चीज़ लिख दूंगी, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको देखो, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में है ना, तो आपका डॉट प्रोडक्ट का आप पढ़ चुके हो, 2 मेरी राशि हैं, सदिश राशि हैं, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, देखो डॉट लगाना है, वही आपका, देखो मैं आपका याद भी करा देती हूँ। आपका डॉट प्रोडक्ट 3 सदिशों का, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, देखो यही है ना, दोनों सदिश है और है ना, उनका आपका अदिश गुणनफल है। ठीक है, देखो डी ए बी डॉट डी टी आ गया, डी ए क्या हो जाता है, पहले वाले का अवकलन गुणा बी प्लस, पहले अवकलन गुणा बी, डॉट आ जाएगा, यू और वी की तरह ही चलता है पूरा, बीच में डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा पूरा हम बी गुणा सी को मान रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखना, डी डी ए अपॉन डी टी और बी क्रॉस सी प्लस, ठीक है, प्लस आपका क्या आ जाएगा, डी बी क्रॉस सी डी टी डॉट ए। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। ये तो अपना नहीं हो रहा भाई, ओपन नहीं कर सकते ना इसका फॉर्मूला, तो हमें कुछ पता नहीं है डी अपॉन डी टी क्या है, एक राशि का, एक सदिश राशि का अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ ओपन होगा नहीं आपका। ठीक है, तो अब जो आपका डी बी क्रॉस सी अपॉन डी टी है, तो इसका भी इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया हमने, तो इसके ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा, वही आपका यू इंटू वी के टाइप ही होता है, अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो ए गुणा, मतलब पहले को छोड़ देंगे तो दूसरे का अवकलन, तो दूसरा आपका बी क्रॉस सी पूरा हो गया ना, है ना, पूरा बी क्रॉस सी बोल सकते हो, है ना। उसके बाद सॉरी ए तो आपका चलता रहेगा, बी क्रॉस सी में लगा रहे हैं अपन, तो बी क्रॉस सी में लगाएंगे तो ए, इसका आपका डी बी का अवकलन, फिर सी को छोड़ देंगे तो डी बी का अवकलन, फिर सी को छोड़ दिया, उसके बाद सी का अवकलन बी को छोड़ देंगे तो सी का अवकलन बी को छोड़ देंगे, ए गुणा में चलता रहेगा, ए डॉट में चलता रहेगा। ठीक है, अब एक बार आप ध्यान से देखना है कि ये कौन सी वाली फॉर्म आ गई है। ये आपका डी अपॉन डी टी चल रहा है, आपका ये बी क्रॉस सी चल रहा है आपका। ठीक है, बी क्रॉस सी चल रहा है, ठीक है, डॉट में, प्लस ए डॉट डी बी अपॉन डी टी क्रॉस सी प्लस ए डॉट डी सी बटे डी टी क्रॉस बी, ये चल रहा है आपका। तो अभी अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी कि ए बी सी जो है वो आपका ए गुणा ए डॉट वाला बी क्रॉस सी के इसके इक्वल आप ए बी सी भी लिख सकते हो इनको, मतलब तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आप ऐसे लिख सकते हो, ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ। तो आपका देखो ये वाली फॉर्म है सबकी, ये जो तीनों आपकी हैं वो ये वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म, तो आप इसको ए बी सी तीनों को डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ठीक है, देखो डी अपॉन डी टी, भाई यहाँ पर डी अपॉन डी टी पूरी एक सदिश राशि होगी, यहाँ पर ए की जगह अपना क्या है, डी अपॉन डी टी, इसके बी की जगह यहाँ पर डी बी अपॉन डी टी पूरा है, और सी की जगह लेकिन है तो क्रॉस प्रोडक्ट में डी सी अपॉन डी टी भी तो एक सदिश राशि है, रेट है, अवकलन है, लेकिन सदिश तो है। ठीक है, तो बस मैं ये बता रही हूँ कि अगर ये 2 राशि क्रॉस प्रोडक्ट में और एक उसके साथ डॉट में है, तो उन तीनों को आप डॉट में लिख सकते हो। तो अपन ने इनको तीनों को आपने डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, डी अपॉन डी टी ये आ गया, प्लस ए डॉट डी बी अपॉन डी टी सी प्लस ए डॉट
ये आ गया आपका। डी अपॉन डी टी आपको कितना चल रहा था, ए बी सी डॉट, ठीक है। तो आपका ये आ गया आपका। अगर तीन सदिशों का, तीन सदिश हैं जिनका तीन सदिश का गुणनफल अगर एक आपका क्या आता है, अदिश आता है, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल हमने पढ़ा है, उनका अवकलन अब कैसे करोगे, ऐसे करोगे। ये तीन राशि वाला एक ही है तो आप इसको लर्न कर सकते हो कैसे। पहली राशि का अवकलन कैसे लर्न करेंगे, पहली राशि का अवकलन कर दिया, दोनों को ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में गुणा में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद तीन बंदे को डॉट प्रोडक्ट कहिए, ये नहीं क्लियर नहीं होगा, ये वाला कर रहे हो, ये वाला एक ही लर्न करना है अपन को, ये वाला नीचे वाला लर्न करके रखें, क्योंकि भाई क्वेश्चन भी तो करना है, सॉल्व करना है, तो डेरिवेशन आपके सामने है ही कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो डी ए पहले का अवकलन किया डॉट बी डॉट सी प्लस, फिर दूसरे का अवकलन कर लें और बाकी के दोनों ऐसे आ जाएंगे, फिर तीसरे का अवकलन कर लो, बाकी दोनों ऐसे आ जाएंगे। कहीं भी इनको इधर उधर कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट में आप चेंज कर सकते हो, क्रम आप चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे ये है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्रॉस में चेंज नहीं कर सकते आप। सी ए गुणा क्रॉस सी से आप एक सी क्रॉस ए कर दिया, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस में प्रोडक्ट नहीं, लेकिन हाँ इसमें क्रम विनिमय पालन करता है, ये है ना, डॉट प्रोडक्ट आपका क्रम विनिमय का पालन करता है ना, ठीक है। तो अपना ये अब हम थ्योरम करते हैं, जो आपकी तीन थ्योरम मेन है जो आती है आपके उठकर यूनिट 5 में से, वो आप दो थ्योरम देखते हैं, है ना। थ्योरम है आपकी, क्या थ्योरम है, क्या प्रूव करना है कि कोई सदिश एफ टी अचर होगा यदि आपके थ्योरम में कोई सदिश एफ टी अचर होगा यदि और यदि डी एफ टी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 ये होगा, ठीक है। द नेसेसरी एंड sufficient condition for a vector ft to be constant if dft upon dt equal to 0, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। जब ये यदि और इंग्लिश में आपका फॉर अ वेक्टर टू बी कांस्टेंट इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कंडीशन यहाँ पर आएगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ करके आता है क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़, और हिंदी में यदि और यदि केवल, ये यदि और यदि केवल करके शब्द आते हैं। तो इनका मतलब होता है कि आपको दोनों तरफ सॉल्व करना है, मतलब एक तो होता है आपका नॉर्मली सॉल्व करना और दूसरा होता है कन्वर्सली सॉल्व करना। मतलब ये मान ले लिया तो ये मतलब LHS ले लिया, उसको RHS के बराबर लेके आओ, मतलब सिर्फ LHS सॉल्व करना है, RHS के बराबर लेके आओ। फिर दूसरा मतलब दोनों मेथड करने पड़ेंगे आपको, RHS ले लिया और उसको LHS के बराबर लेके आओ। जब आपको यदि और यदि केवल दिया होगा, RHS को सॉल्व करो और LHS के बराबर लेके आओ। ये तरीका है किसका, इफ़ और ओनली इफ़ और यदि केवल, और एक और चीज़ है EIFF और आ जाए तो, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है आपको, देखो कोई सदिश एफ टी अचर होगा यदि और यदि, तो हम मान के चलते हैं एफ टी अचर है, इसने कहा होगा, अगर ऐसा होगा तो हम मान के चल रहे हैं एफ टी अचर है, यानी इसको हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। इस केस में, फर्स्ट केस में तो ठीक है, दिया है एफ टी अचर होगा मतलब सॉरी अचर है, ठीक है, अचर है। अगर एफ टी अचर है तो टी में लघु वृद्धि मतलब dt टाइप में अगर मैं ऐड करूँ टी में लघु वृद्धि करने पर एफ टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी एफ टी ऑलवेज कांस्टेंट, एफ टी इज ऑलवेज कांस्टेंट, विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। नहीं
तो डेल एफ यानी डेल एफ हमेशा ज़ीरो रहेगा, चाहे आप डेल टी में कितना ही, मैं एफ टी को क्या बोल रही हूँ, मैं एफ टी को एफ बोल रही हूँ, ठीक है। यानी एफ, इसका डेल एफ का मतलब क्या है कि आपने जो भी टी वृद्धि करके आपने डेल एफ फंक्शन बनाया है वो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि वो उसमें वृद्धि हुई नहीं है ना, ठीक है। वृद्धि से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आपका फंक्शन तो वही है। यानी हमारी एफ टी के अकॉर्डिंग जो भी डेल एफ में वृद्धि होती है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि एफ टी हमारा अचर है, ठीक है। ठीक है, अब डी एफ अपॉन डी टी अपन को, अब अपन ये लेके चल रहे हैं, अचर अपन लेके चल रहे हैं, तो अपन को ये ज़ीरो अब सीधा प्रूव करना है, ठीक है। भाई डी से अपन डेल्टा की तरफ जाएंगे तो यही तो करना पड़ेगा अपन को, जब डेल्टा से हटते तो लिमिट हट जाती है और वो डी में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आ गया। डेल एफ आपको ज़ीरो दे रहा है, ज़ीरो है अपना, तो पूरा फंक्शन ज़ीरो में डेल टी का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यानी आपका क्या आ गया, डेल एफ अपॉन डेल टी बराबर ज़ीरो आ गया। एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ टी, ये आ गया। तो ये सिद्ध हो गया ना कि एफ टी के अचर होने पर एफ टी डी एफ टी अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसका विलोम भी अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। विलोम का मतलब है, जैसे मैंने कहा ना एल एच एस लेके चलो आर एच एस, तो यहाँ पर तो अपन क्या ज़ीरो थोड़ी ना लेके चलेंगे, आर एच एस वाले केस में अपन ज़ीरो थोड़ी ना लेके चलते, तो अपन क्या मान लेंगे, जो आपको इसने ये भी तो कंडीशन दी ना, होगा, है नहीं दिया नहीं है आपको, होगा, ठीक है। तो अपन ये मान के चले ये तो सच है और ये लेके आना है, जो भी कंडीशन दी हो। फिर जब अपना ऐसा केस आ जाता है, ज़ीरो आ जाती है, तो यानी ज़ीरो वाला केस तो अपन ले नहीं सकते, जो भी कंडीशन दी होती है कि भाई ये होगा तब ये होगा, ये हो गया ना भाई, यदि और यदि केवल के आगे जो लिखा होगा उसको आप मान लोगे कि ठीक है ये सच है, ये प्रूव करना है। और फिर सेकंड केस में अपन ये मान के चलते हैं हाँ ये है और ये लेके आना है, ठीक है। तो अपना ये तो हो ही चुका, ये अचर तो मान लिया और ये अपन लेके आ गए। अब ये अपन लेके चलते कि भाई ज़ीरो है, ये तो है, अचर लेके आना है, ठीक है। ठीक है, तो कन्वर्सली विलोमतः अपन को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ लग रही है, यदि और यदि केवल, इस चीज़ में अपन को ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। विलोमतः क्या आ जाएगा आपका कि ठीक है, डी एफ टी अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो। मैं एफ टी को एफ से सम कर रही हूँ, ठीक है। अब f जो है आपका f, अब कोई भी फंक्शन है उसके तीन घटक हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कौन सा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। मैं मान रही हूँ कि x दिशा में जो इसका फंक्शन है उसको मैंने एफ आई मान लिया, और y दिशा में जो फंक्शन है उसको मैंने F1 है ना, इसको F2 और F3 के कैप ये मान लिया, ठीक है। अब मैं डी एफ बराबर ज़ीरो है, डी एफ का ज़ीरो मतलब क्या है, डी एफ बराबर ज़ीरो है ना, ये ना, तो डी एफ की जगह, अब एफ की जगह मैं ये तीनों वैल्यू लिख सकती हूँ, और अपॉन डी टी। तो डी F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं, डी F1 डी टी आई कैप प्लस डी F2 डी टी जे कैप प्लस डी F3 डी टी के कैप इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यह तभी संभव होगा जब अब देखो इन तीनों की वैल्यू ज़ीरो दे रखी है, तो ये तीनों की वैल्यू ज़ीरो कैसे आएगी। देखो आपको पता है कि जैसे अगर मेरे पास दो वैल्यू है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो मैं कैसे भी कर लूँ, मैं इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन, क्योंकि मैं नहीं लिख सकती 5 में नहीं लिख सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं इनको ऐड, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में। तो मैं जैसे अगर मेरा ठीक है, मेरा -5 आई कैप आ गया और +5 जे कैप आ गया, तब भी मैं ज़ीरो नहीं बोल सकती, तब भी इस कंडीशन में भी मैं ज़ीरो नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि इनमें डायरेक्ट कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। तो अगर ये आंसर ज़ीरो आ रहा है तो यानी ये इन तीनों, ये नहीं है कि -5 इसका आ गया, +4 इसका आ गया, टोटल ज़ीरो हो गया, नहीं,
ये तभी पॉसिबल है जब ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो, ठीक है। ठीक है, तो यानी यही तभी संभव होगा जब df1 अपॉन dt इक्वल टू ज़ीरो, df2 अपॉन dt इक्वल टू ज़ीरो एंड df3 अपॉन dt इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेशन ज़ीरो आता है तो आपको पता है वो जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट, स्थिरांक, अचर होता है। स्थिरांक होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन, अब अगर ये तीनों कांस्टेंट हैं, तीनों, और आपका जो फंक्शन है वो तीन ही घटकों में अगर ये कांस्टेंट है तो आपका जो f है जो तीन घटकों में था आपका, वो भी अचर होगा। तो यानी f भी अचर होगा, ठीक है। तो यानी यदि और यदि वाली सेंटेंस कैसे सॉल्व कर समझ में, और ये थ्योरम आपसे पूछी जाती है तो इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ में आ गई होगी अपन को, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं क्या किया अभी अपन ने, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं। dft अपॉन dt इक्वल टू ज़ीरो, भाई अचर का बोला है तो यदि और यदि केवल के पहले जो आपका सेंटेंस होगा उसको आप सच मान के चल लो और ये लेके आना है, और फिर दूसरे केस में आप ये मान के चल लो और ये लेके आना है, ये चीज़ है इसमें। तो अपन ये मान के चले, पहले केस में तो अचर है तो हमने मान के चले ठीक है अचर है, ठीक है अचर है, ये मान के चलती है। जो अगर एफ टी अचर है तो इसका मतलब है इसमें जो वृद्धि है वो ज़ीरो होगी, ठीक है, वृद्धि ज़ीरो होगी। तो अगर डेल एफ डेल टी लेते हैं तो उसकी डेल्टा के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। डेल एफ की वैल्यू ज़ीरो हो गई, ठीक है, ज़ीरो हो गई क्योंकि एफ टी तो अचर है ना, ज़ीरो हो गया तो यानी ज़ीरो आ गया। अब ज़ीरो क्या है, डेल एफ अपॉन डेल टी ज़ीरो आ गया, तो यानी अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो एक तरफ से तो इसको लेके चले तो ये तो प्रूव हो गया, अब ये लेके चलते हैं और ये लेके आना है, ठीक है। तो कन्वर्सली विलोमता अपन ने मान के चले, ठीक है, डी एफ टी अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो आ गया, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो हो गया आपका, ठीक है। डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो हो गया आपका। अब एफ को आपने तीन घटकों में जोड़ दिया, तो अब मैं एफ की जगह में तीन घटक लिख सकती हूँ, उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया, ये आपका आ गया। अरे तीनों सभी ज़ीरो होंगे जब आपके ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा। यानी f1 कांस्टेंट है, f2 कांस्टेंट है, f3 भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो ये भी f भी आपका कैसा होगा, अचर होगा, ठीक है। अब आपकी दूसरी थ्योरम है किसी सदिश ft का केवल परिमाण अचर होगा यदि और यदि किसी सदिश ft का केवल परिमाण अचर होगा यदि और यदि आपकी मतलब डायरेक्शन चेंज हो सकती है लेकिन परिमाण आपका एकदम कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना, लेकिन आपका परिमाण के बारे में बात हुई है। परिमाण का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, कैसे मतलब होगा, अननेसेसरी एंड sufficient condition that a vector ft to be constant magnitude only if कंडीशन अगर आपके आ गई तो ये है, यदि और यदि केवल ही वाली कंडीशन है, एफ डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली कंडीशन मतलब ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप क्या मान के चलोगे, ठीक है, कांस्टेंट। अब वैसे ही क्वेश्चन है क्योंकि यदि और यदि लग रहा है इसमें, और इसमें ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ ये लग रहा है, ठीक है। तो वही कंडीशन है, ये लेके चलेंगे, ये लेके आना है, और है ना, ये लेके चलेंगे, ये लेके आना है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इसने क्या बोला कि एफ टी, तो यदि और यदि के पहले वाला देख लेते हैं क्या है,
आपका केवल परिमाण अचर होगा। तो परिमाण अचर होगा तो मान के चलते हैं पहली कंडीशन में कि यह परिमाण अचर है, ये लेके आते हैं फिर, ठीक है। परिमाण अचर है तो एफ टी अचर है, तो यानी एफ टी का परिमाण अचर है, तो परिमाण को इस तरह से निरूपित करते हैं। सिर्फ परिमाण कांस्टेंट है, सदिश पूरा का पूरा नहीं है, इसलिए मैंने परिमाण के लिए मॉड लगाया है। मॉड का मतलब होता है कि आप परिमाण की बात कर रहे हो, परिमाण की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, है ना। एक होता है दिशा, जैसे अगर मैं नॉर्मली एफ लिख दूंगी तो उसका मतलब है कि आप सदिश की बात कर रहे हो, आप उसके साथ डायरेक्शन है, एफ के कोई भी डायरेक्शन है, एफ आई कैप जो भी है ना, आपकी मतलब डायरेक्शन है एक फिक्स। पर हम सिर्फ परिमाण की बात करें कि परिमाण कांस्टेंट है, डायरेक्शन का हमें नहीं पता, ठीक है। ठीक है, तो अगर एफ कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। भाई अगर ये कांस्टेंट का अवकलन कितना हो, किसी के भी सापेक्ष कर लो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का